नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं सीएम धामी के पक्ष में प्रचार करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चंपावत पहुंचे हैं। चंपावत के टनकपुर में सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव में चुनावी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए योगी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों, इसलिए बीजेपी जरूरी है। वहीं धामी जैसे युवा बेहद जरूरी है। उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी कर सकती है। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है। चुनाव से पहले मैं जब लखनऊ गया था तो आप सबको पता है, यही बगल में हमारे यहाँ पर शारदा नहर का हेडवर्क्स फंड शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है। इसका मेन ऑफिस बरेली में। मैं आपके पास पहुंचा था चुनाव से पहले। मैंने कहा, महाराज जी, 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है। आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं और इस बार चुनाव भी आ गया है। और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से। और उसके बाद मीटिंग हुई भाइयों बहनों। उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारी सारी परिसंपत्तियों का जो विवाद लटका हुआ था, उलझा हुआ था, उसको 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आपने एक झटके से जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसको सुलझा दिया। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग कृष्णा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र में थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साथ साथ बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के। आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शनिवार को देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई है। बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी देश में चल रहे विवाद पर भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने इसे देश के लोगों को बांटने वाला करार दिया है और मदनी ने भावुक होकर के ये कहा कि हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया है। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। देवबंद में देश में चल रहे विवादों पर, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर के बैठक में कई अहम बातें कही गई हैं। मौलाना मदनी ने अपनी तकरीर में देश की बात की और सामाजिक एकता पर भी जोर दिया। इसके साथ ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जारी महाभारत पर भी उन्होंने दुख जताया। ऐसे मुश्किल हालात में
आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग़ मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना क़ारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा तो हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत। मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। यूपी में बड़े झटके मिलने के बाद बसपा मुखिया मायावती अब पार्टी को सक्रिय करने में लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी हार के साथ विधान परिषद और राज्यसभा में भी सीट गंवाने के बाद बहुजन समाज पार्टी उसी निकाय चुनाव में उतरने जा रही है जिसकी ओर कभी पार्टी ने ध्यान ही नहीं दिया है। निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 2 दिन पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें की हैं। 27 मई को बसपा मुखिया मायावती ने मुख्य जोन प्रभारियों के साथ ये बैठक की है और आज जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में उन्होंने सभी को प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की जिम्मेदारियां भी सौंपी। मायावती को बीते 3-4 वर्ष में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एक तरफ चुनावों में मिल रही हार तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के साथ छोड़ने के चलते बसपा अपना वजूद धीरे धीरे खोती जा रही है। वही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर एनपी पकड़ मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो रही हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक 29 मई को होगी। आपको बता दें कि यह बैठक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कन्वेंशन सेंटर में होनी है। वहीं बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष के नामों पर भी चर्चा की जानी संभव बताई जा रही है। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में कल एक अहम सुनवाई हुई। निठारी हत्याकांड मामले में एक 24 वर्षीय युवती का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडित पर बच्चियों से दुष्कर्म, हत्या, षड्यंत्र, अपहरण और साक्ष्य मिटाने सहित कई अन्य अपराधों के आरोप हैं, जिसके बाद युवती के पिता ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सीबीआई कोर्ट में आया तो युवती के पिता ने पहले दोनों आरोपियों पर संगीन आरोप लगाए।
लेकिन कुछ दिन बाद वे अपने बयान और आरोपियों पर लगाए गए आरोप से पलट गए, जिसके चलते निटारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंडेर की फांसी की सजा रोक दी गई थी। उस समय इस मामले पर सीबीआई की जज रमा जैन सुनवाई कर रही थी और वहीं गवाह के बयान पलटने पर तत्कालीन जज रमा जैन ने युवती के पिता के खिलाफ परिवारवाद दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कल आरोपी को दोषी करार दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 31 मई को सजा का ऐलान करने की भी बात कही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता का कस्टडी में ले लिया गया है और इस पूरे मामले को अब गंभीरता से भी देखा जा रहा है। निठारी में रहने वाले नंदलाल की बेटी पायल के गायब होने के संबंध में नंदलाल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद में पायल का जो मोबाइल था वो सुरेंद्र कोहली पे मिला और उसके बाद में इन दोनों को मुलजिम बनाते हुए 16 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा मुकदमा पायल बड़ी के पिता नंदलाल उसमें वादी थे। नंदलाल ने सीबीआई कोर्ट में शुरू में बयान दिया कि सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर ने मेरे सामने ये कन्फेशन किया कि उसने सभी निठारी के बच्चे को काटा है और वो आरी बरामद कराई जिससे वो बच्चे को काटा करता था। और उसके बाद में उसी बयान के आधार पे नंदलाल ने पंडेर को मुलजिम मर्डर का बनवाया, लेकिन उसके तुरंत बाद वो अपने बयान से पलट गया और उसने कोर्ट के सामने दोबारा से बयान मुकर कर नया बयान दिया कि मोनिंदर सिंह पंधेर ने मेरे सामने कोई जुर्म इकबाल नहीं किया, ना ही उसने कोई कभी मंदिर से आरती तो कभी मस्जिद से अजान सुनाने वाले लाउडस्पीकर अब स्कूल व कॉलेजेस से सरस्वती की आराधना, प्रार्थना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आवाज सुनाई देगी। सीएम योगी के आदेश के बाद मंदिर और मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गए थे। ऐसे में प्रशासन ने एक अनूठा रास्ता निकाला है। प्रशासन ने धार्मिक स्थल के आसपास स्थित सरकारी स्कूलों में माइक और लाउडस्पीकर दान दिए हैं। इनका प्रयोग स्कूल कॉलेज में होने वाली सरस्वती वंदना, प्रार्थना सभा के समय बचाया जाएगा। अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने बताया कि शासन के आदेश के बाद 2 लाउडस्पीकर हमारे स्कूल को दिए गए हैं। ये अच्छी पहल है। स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभा के समय इन लाउडस्पीकर को बजाया जाएगा। जी के आदेशानुसार 2 लाउड स्पीकर विद्यालय को प्रोवाइड करे गए हैं, जो थाना नागफनी के एसएचओ साहब के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ताकि विद्यालयों में प्रेयर के समय इनका उपयोग किया जा सके। ये किस तरह के लाउड स्पीकर हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये वो लाउड स्पीकर हैं जो मंदिर और मस्जिद से रिमूव करके विद्यार्थियों के हित में वंदना कराने हेतु प्रदान किए गए हैं विद्यालयों को। किस तरह का इनिशिएटिव मानते हैं धार्मिक स्थल से उतारने के बाद जो शिक्षा के मंदिर हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा? एक्चुअली देखा जाए तो ये जो विद्यालय हैं ये एक तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छे काम के लिए एक स्टेप लिया गया है। किसी भी प्रकार की हिंसा की पीड़िता को अब थाने में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई पीड़िता थाने पहुंची तो संबंधित थाना इंचार्ज को कार्यवाही कर उसे लेडी लॉयल में बने आपकी सखी वन स्टॉप सेंटर पर भेजना होगा। ये अब अनिवार्य हो गया है। लेडी लॉयल में बने वन स्टॉप सेंटर की क्या स्थिति है, इसको लेकर के एडीजी राजीव कृष्ण ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया है और सेंटर इंचार्ज से सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि आगरा जोन में जितने भी वन स्टॉप सेंटर बने हैं उसमें सबसे बेहतर व्यवस्था आगरा जोन में मिली है। इन सेंटर में पीड़िता को 5 दिन तक रुकने की व्यवस्था दी गई है। उन्हें कानूनी और चिकित्सीय मदद भी यहां से दी जा रही है। इसके साथ ही पीड़ितों को पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित करने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है। गाजियाबाद पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शालीमार गार्डन क्षेत्र के 80 फुटा रोड पर छापा मारा गया है। सट्टा खेल रहे तकरीबन 20 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पैसे को दोगुना करने की लालच में ये सभी आरोपी सट्टा खेलते थे। आरोपियों के पास से कैश और सट्टा खेलने वाली मशीन भी बरामद हुई है। सीओ साहिबाबाद और रितेश त्रिपाठी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कई लोग वहां पर बैठ करके सट्टा खेला करते थे और आरोपियों के पास से कैश और सट्टा खेलने वाली मशीन भी बरामद हुई है। जनपद गाजियाबाद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में मेरे द्वारा और एसएचओ साहिबाबाद की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के अनुसार बंगाली टोला साहिबाबाद क्षेत्र में ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर नियमित रूप से जुआ और सट्टा खेला और खिलाया जा रहा है। तो हमारी टीम द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई, जिसमें कि 19 अभियुक्त वहाँ पर मौके पर सट्टा और जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं, जिनके पास से कसिनो बॉक्स, गोटियाँ और सट्टे के पर्चे और उसके अलावा 23,840 रुपया नगद और 17 मोबाइल बरामद हुए हैं। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जुआ अधिनियम की धारा 3/4 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौन है, कौन सट्टा खिलाता है, कौन संरक्षक है, इसका मुख्य आरोपी कौन है? इसमें जो बताया जा रहा है 2 मुख्य आरोपी हैं, रफ़ीक और बादशाह, जो कि मौके से अभी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश की जा रही है और जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, क्योंकि दिल्ली और यूपी की सीमा पर ये सब होता है, तो क्या दिल्ली और यूपी की सीमा का ये फ़ायदा उठाकर इस तरीके का जो कि सट्टा वगैरह कर रहे हैं? हाँ, इसमें थोड़ा सा तो ये एंगल रहता ही है कि दिल्ली का भी है, लेकिन हमारी जो टीम है वो इनके इस पर निगरानी रखे हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।